नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज हम 2 युद्ध की बात करेंगे। एक इजराइल हमास युद्ध जो बम और बारूद से लड़ा जा रहा है। दूसरा 4 राज्यों का चुनावी युद्ध भारत में चल रहा है, जिसका परिणाम कल आ जाएगा। सत्ता में आपको बताएंगे कैसे देश में चुनावी युद्ध के बीच नेताजी सक्रिय हैं, अलर्ट हैं। सत्ता की स्पेशल कुंजी से ये आपको समझाएंगे कि कैसे देश के 5 राज्यों में चुनावी वॉर जोन बन चुका है। कल के चुनावी नतीजों से पहले आज अलग अलग पार्टी के नेता दावों वाला दम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूबे में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की वापसी होगी। नेताओं के दावे का सच जो भी हो, लेकिन नतीजे का एक अपडेट कल सुबह 6 बजे से TV9 भारतवर्ष पर आप लगातार देखते रहेंगे। 4 राज्यों के नतीजे पर लगातार कवरेज में हर सीट की सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। आपको बता दें, मिजोरम में मतों की गिनती 3 की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। बारूदी वॉर जोन की बात करें तो आज गाजा में इजराइल की सेना ने भीषण बमबारी की। पिछले 12 घंटे में 400 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। विस्फोटक वीडियो कुंजी से आपको बताएंगे कि कैसे यह युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। अमेरिकी बंकर बस्टर की गूंज एक बार फिर गाजा में सुनाई दी। इजराइल ने हमास की सुरंगों पर इसका इस्तेमाल किया। अब हमास का क्या होगा और कैसे बंकर बस्टर बम गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस पर भी हमने एक स्पेशल कुंजी तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को सावधानी वाली एक जानकारी दे दें। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको सावधान करने वाली कुंजी के जरिए ये बताएंगे कि कैसे डार्क पैटर्न्स के जरिए आपको गलत जानकारी दी जा रही थी या गुमराह किया जा रहा था। एक और सावधान करने वाली जानकारी आपको दे दें। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग तूफान तेजी से आंध्र प्रदेश की ओर आ रहा है। अगले 24 घंटे में यह चक्रवात का रूप ले लेगा। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा। चक्रवात के असर से नागपट्टनम में समुद्र 100 मीटर पीछे चला गया। तो सत्ता में आज 2 तरीके के युद्ध की बात होगी। एक तरफ बारूदी युद्ध और दूसरी तरफ चुनावी युद्ध। बारूदी युद्ध इजराइल और हमास के बीच लड़ा जा रहा है, जबकि सत्ता के लिए चुनावी युद्ध भारत के 5 राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच लड़ा जा रहा है। गाजा युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है, तो 5 राज्यों के चुनावी युद्ध पर पूरे भारत की नजर है। इसलिए हमने आज ये तय किया है कि सत्ता के न्यूज मित्रों को एक साथ दोनों युद्धों के बारे में समझाएंगे, क्योंकि गाजा युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और चुनावी युद्ध का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। दोनों युद्ध में कैसे कैसे हथियार और क्या चुनावी दांवपेच है, इस पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जो आपके सामने बहुत सी तस्वीरें साफ कर देगी। अब से ठीक 13 घंटे बाद 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को बताने के लिए ईवीएम खुल जाएगी। कल का दिन हमारे नेताओं के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। चुनाव के बाद माना जाता है कि चुनावी युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं होता है। बस वोटिंग खत्म होने के बाद युद्ध में जनता की भूमिका खत्म हो जाती है और जीतने वाले विधायकों की भूमिका बढ़ जाती है। पिछले 5 वर्षों से राजनीतिक दल जो मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा कल ही आएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे युद्ध से पहले सैनिक तैयारी करते हैं और एक दिन आता है जिसे D-Day कहते हैं, यानी डिसीजन डे, फैसले का दिन। जिस तरीके से हमास ने अपने लड़ाकों को सुरक्षित रखने के लिए टनल का निर्माण कराया है, उसी तरीके से राजनीतिक दल भारत में नतीजों के दिन होटल बुक करा लेते हैं। जैसे हमास के लड़ाके टनल में सुरक्षित रहते हैं, उसी तरीके से राजनीतिक दल होटल में अपने विधायकों को छिपाकर टूटने से बचाए रखने के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। गाजा युद्ध में इजराइल और हमास के बड़े बड़े कमांडर हैं, तो चुनावी युद्ध में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने कमांडर्स को मैदान में उतार दिया है। जिस तरीके से इजराइल हमास इस युद्ध में अपने अपने इलाकों को बचाने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम की इस्तेमाल कर रहा है, ठीक उसी तरीके से अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए राजनीतिक दलों ने लग्जरी बसें और चार्टर प्लेन तैयार कर लिए हैं। जहां जैसे ही उम्मीदवार बढ़त बनाने लगेगा, वैसे ही वो लग्जरी बस और प्लेन में बैठकर टनल रूपी होटल में पहुंच जाएगा, जहां वो बड़े बड़े नेताओं की निगरानी में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और तब तक रहेगा जब तक सरकार ना बन पाए, विश्वास मत हासिल ना हो पाए। कल का दिन नतीजों के अलावा एक दूसरे के विधायकों में सेंध लगाने का भी है।
कौन किसके कितने विधायक तोड़ सकता है, ये वैसे ही है जैसे गाजा युद्ध में कौन किसके किन इलाकों पर कब्जा कर सकता है। उसी तरीके से विधायकों को तोड़ने की कहानी भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह युद्ध में मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट का इस्तेमाल करके एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है, उसी तरीके से चुनावी युद्ध में मोबाइल फोन भी बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। चुनाव खत्म होते ही जिताऊ उम्मीदवारों के फोन की घंटी बजने लगेगी। कुछ विधायकों का फोन हो सकता है वेटिंग में भी हो, तो कुछ आउट ऑफ रीच भी बता सकते हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। बीजेपी तो इनका आखिरी दिन है आज, पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करने का। तो कल से आप देखना क्या होता है। और हमें पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। See, last election 2018, we opened the account with 1 MLA, but this time we're expecting up to 5 plus this time. हम 70 प्लस तेलंगाना में जाएंगे। अब एक एक करके चुनावी युद्ध क्षेत्र की बात कर लेते हैं और सबसे पहले राजस्थान के रण की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। राजस्थान चुनाव पर हुए एग्जिट पोल के नतीजों से यह तय नहीं हो पा रहा कि रिवाज कायम रहेगा और गहलोत इतिहास रचेंगे। राजस्थान में पिछले करीब 30 वर्षों से यह सामान्य परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती है और एक बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार एग्जिट पोल से जो संकेत निकल रहे हैं वो इस बिंदु पर झूल रहे हैं कि जहां एक तरफ रिवाज बदल जाएगा तो दूसरी तरफ बरकरार रहेगा। वैसे TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे मुताबिक उसके राजस्थान में बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 5 से 15 सीटें मिल सकती हैं। जबकि वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41.8%, कांग्रेस को 39.9%, अन्य को 18.3% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। काउंटिंग से पहले कोई भी तैयारियों में कमी नहीं रखना चाहता। गुरुवार को अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। कल वसुंधरा राजे भी राज्यपाल से मिलने पहुंच गई थी। यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो इस फोन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिव हो चुका है। दोनों दलों को मिलाकर करीब 20 ऐसे बागी उम्मीदवार हैं राजस्थान में जो जीतने की स्थिति में हैं। इसमें 10 से 12 बीजेपी के हैं तो 8 से 10 कांग्रेस के हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों के फोन करने में इस वक्त लगे हुए हैं। उनके नेता जिसके जीतने की संभावना है या फिर वो रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों के भी फोन लगातार बज रहे हैं। दोनों पार्टियों ने संपर्क साधना शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपा बागियों और निर्दलियों को मनाने का जिम्मा भी अब है इस वक्त उनके ऊपर। बीजेपी में जयपुर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। देर रात तक अपनी अपनी मजबूती को लेकर बड़े नेता जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों से लगातार संपर्क करते नजर आ रहे हैं। जानकारी यह भी है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता लगातार प्रत्याशियों से मुलाकात करके जीत हार का गणित निकाल रहे हैं।
यह भी देखा जा रहा है कि सीटों का गणित कम रहा तो किस तरीके से सरकार बनाई जाए। बीजेपी की कोशिशों के बीच कांग्रेस एग्जिट पोल से पहले सरकार के पक्ष में अंडर करंट की बात कर रही थी, लेकिन अब एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस उत्साहित हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर हम तो पूर्ण बहुमत लाएंगे, 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे आराम से। जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। बार बार जो एक ही उम्मीद के साथ बीजेपी बैठी हुई थी कि एक परिपाटी बनी हुई थी इस साल से राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, अब की बार रिवाज बदलने वाला। बीजेपी में 8-9 चेहरे हैं, कोई नेता नहीं है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देगा? तो मुझे टिकट मिलना ही चाहिए था। तो कई बार फैसले गलत होते हैं, उनके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन कई बार फैसले गलत हो जाते हैं। तो फैसले गलत होते हैं तो उनको फिर सुधारने का मौका होता है, तो सुधारा भी जाता है। और राजस्थान के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल में इस बार बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनका दावा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का राज नहीं बल्कि कमल का राज होगा, यानी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि TV9 भारतवर्ष और पोलस्टेट के एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर के बीच नतीजों में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। हमारे एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। निर्दलीय और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। और वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 43.3%, कांग्रेस को 45.6% और अन्य को 11.1% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पोलस्टेट के जो एग्जिट पोल हैं उसकी हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, अन्य को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 43.8%, कांग्रेस को 45% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं, यानी यहां सरकार नहीं बदल रही है, कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। ये ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम नजर आ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल से अलग बीजेपी का दावा है कि वो सरकार बना रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि उसकी सरकार आ रही है। उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का कल अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा पूरी होने वाली है। कम से कम मुस्कुराने का मौका तो मिला। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, ±60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी।
कल तेलंगाना चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस में कांटे की टक्कर है। दोनों ही दल बहुमत के करीब हैं। दोनों का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है। तो हमारी नजर इन चारों राज्यों पर रहेगी। वैसे तेलंगाना में कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर कहे जाने वाले डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार कहीं नहीं जा रहा है। हालांकि बीआरएस पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपनी तरफ मिलाने का आरोप लगा रहा है। इस बीच बीआरएस ने साफ किया कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। उन्हें दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी तोड़फोड़ और जोड़ना घटाना सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में भी चुनावी युद्ध काफी तनावपूर्ण है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि तेलंगाना में फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। We are not worried. No one will go. All our candidates, whomever they have approached, they have already informed us that this is the attempt they are trying to make. They are also very cautious. We are also very cautious. Sheer stupidity of the Congress party and Mr. D.K. Shivkumar to make such kind of stupid allegations and mediocre allegations that KCR is trying to be in touch with their MLAs. By saying that, D.K. Shivkumar is portraying distrust or mistrust on his own MLAs. I mean, you're insulting your own MLAs, leave alone, mudslinging on KCR, but he's insulting his own MLAs, number one. Number two is that KCR or BRS party does not require anybody's support tomorrow. We are emerging as a single largest party and we will form the government comfortably. मिजोरम के नतीजे अब सोमवार को आएंगे। चुनाव आयोग ने वहां मतगणना की तारीख एक दिन के लिए टाल दी है। ईसाई समुदाय के लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो रविवार को चर्च जाते हैं, इसलिए काउंटिंग को एक दिन आगे बढ़ा दिया जाए, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया है। TV9 भारतवर्ष ने भी नतीजों की मेगा तैयारी की है। कल सुबह से लगातार सबसे तेज नतीजे और उनका विश्लेषण आप TV9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। सामान्यतः रविवार को सत्ता नहीं होता है, लेकिन कल हम सत्ता का स्पेशल शो भी लेकर शाम को 7 बजे आएंगे। इसलिए आप सुबह से ही सबसे तेज नतीजे और प्रामाणिक विश्लेषण के लिए TV9 भारतवर्ष से जुड़े रहिएगा। वैसे कल आने वाले नतीजों पर कौन हंसेगा और कौन दुखी होगा ये भी तय होने लगा है। दरअसल 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से जरा मुस्कुरा दीजिए, फोटो अच्छी आएगी। अब इस पर प्रमोद तिवारी ने तपाक से जवाब भी दे दिया, हम तो कल ही मुस्कुराएंगे, वो भी नतीजों के बाद। गंभीर और एक दूसरे को हमेशा हराने के भाव पर केंद्रित रहने वाली राजनीति के बीच ये संवाद आपको सुनना चाहिए। मैं गुस्से में बैठे ऐसे हो जाता। मैं तो तैयार हूँ, आप बताइए तो। लखनऊ हम तो तैयारी बैठे हैं, जो कल हंसेंगे हम। मैं गुस्से में बैठे ऐसे हो जाता। मैं तो तैयार हूँ, आप बताइए तो। हम तो तैयारी बैठे हैं, जो कल हंसेंगे हम। अब कौन सी पार्टी मुस्कुराएगी और कौन दुखी होगी ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन न्यूज मित्रों से अपील है कि आप मुस्कुराते रहिए और चुनावी नतीजों के लिए कल सुबह से TV9 भारतवर्ष से जुड़ने का रिमाइंडर लगा लीजिए। सत्ता में अब बात करते हैं बारूदी वॉर जोन की, जिसमें वोट, सियासत, सत्ता, रणनीति से कहीं ज्यादा मात्रा बारूद की है, कहीं ज्यादा शोर विस्फोट का है। ये वॉर जोन गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बाद अब सुपर एक्टिव हो चुका है। बारूदी वॉर जोन का एक एक अपडेट आपको विस्फोटक वीडियो सबूत के साथ देंगे। पहले सिर्फ 109 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे पिछले कुछ घंटों से गाजा में बम और मिसाइल वाला गदर मचा हुआ। युद्ध विराम के बाद गाजा में विध्वंसक संग्राम। हमास ने फिर दिखाया दम, इजराइल पर रॉकेट बम। आया अमेरिकी बंकर बस्टर बम, क्या अब हमास होगा खत्म?
इजराइल का एआई हथियार, हानिया के सुरंग जाल पर प्रहार। एयर स्ट्राइक से बम वाले शोले। ग्राउंड ऑपरेशन में तोप वाले गोले। वॉर जोन से हर अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बाद वही हो रहा है जिसका डर था। ना अमेरिका की कोशिश काम आई, न कतर की मध्यस्थता का कुछ असर हुआ, क्योंकि कुछ बंधकों की रिहाई, कुछ दिनों की शांति के बाद युद्ध फिर से उसी मोड़ पर आ चुका है। इजराइल की सेना हमास को मिटाने के लिए फिर से अपने घातक हथियारों से प्रहार कर रही है। वॉर जोन से युद्ध की आई एक एक तस्वीर डराने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आगे युद्ध कहां जाएगा, अब आगे हानिया एंड कंपनी का क्या होगा। पहले कुछ वीडियो कुंजी के साथ इजराइल और हमास के तेवर की बारूदी तीव्रता को देखिए, उसके बाद इस युद्ध के सबसे घातक हथियार से आपका परिचय करवाएंगे। ये गाजा में इजराइल के घातक हमले का लेटेस्ट सबूत है। इजराइल की मिसाइलें, इजराइल के बम कुछ इस तरह गाजा के बाकी बचे शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। खासतौर पर हमास के बचे ठिकानों को बम और मिसाइल से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 400 एयर स्ट्राइक की। नॉर्थ गाजा का बड़ा हिस्सा इजराइल के हमलों में पहले ही तबाह हो चुका है। इस युद्ध में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। इसमें ज्यादातर बर्बादी उत्तरी गाजा में हुई है, लेकिन युद्ध विराम के बाद अब इजराइल का टारगेट दक्षिण गाजा है। जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं उसमें दक्षिण गाजा में हमास के ठिकानों को बम से उड़ाया जा रहा है। खान यूनिस में इजरायली फोर्स ने भीषण बमबारी की है। उन इमारतों को टारगेट किया है जहां हमास के लड़ाके बैठकर हानिया के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तीसरी वीडियो कुंजी आपको इजराइल की जमीनी शक्ति वाली दिखाते हैं। गाजा में इजराइल की फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। रास्ते में हमास के जो भी ठिकाने आ रहे हैं उन्हें इजरायली सेना अपनी गोली से शिकार बना रही है। रास्ते में जो भी हमास के लड़ाके आ रहे हैं उन्हें इजराइल की सेना खत्म करते हुए संपूर्ण गाजा पर कब्जे की ओर लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि इजरायली हर फ्रंट पर भारी पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों को भी जहां भी मौका मिलता है वो हमले से नहीं चूकते हैं। जहां भी मौका मिलता है वो इजराइल की सेना और टैंक पर प्रहार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हमास ने इजराइल पर करीब 500 रॉकेट दागे। हालांकि कई रॉकेट्स को इजरायली कवच आयरन डोम ने नाकाम भी कर दिया। अगर आप युद्ध के कुछ घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच बाकी बंधकों की रिहाई पर बात हो रही थी। युद्ध विराम के एक्सटेंशन पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू ने हमास को मिटाने के लिए सारी ताकत झोंक दी। हमास ने कैसे युद्ध विराम को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, कुछ पॉइंट्स में इसे समझते हैं। आईडीएफ का दावा है कि युद्ध विराम के दौरान हमास के कई कमांडर्स को नॉर्थ गाजा से भगाने का मौका मिल गया। इजराइल को शक है ज्यादातर कमांडर दक्षिण गाजा की तरफ फरार हुए हैं, लिहाजा दक्षिण गाजा में ज्यादा हमले अब किए जा रहे हैं। इन्हीं खूंखार कमांडर्स की तलाश में इजराइल बमबारी लगातार कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में खान यूनिस और राफा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं
आईडीएफ को खुफिया इनपुट मिले हैं कि दक्षिण गाजा में हमास के बड़े नेता छिपे हुए हैं। इजराइल ने खास रणनीति के तहत गाजा को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांट दिया है। हर ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। लोगों से सलाह दी गई है कि वो अपने क्षेत्र का नंबर याद रखें। नेतन्याहू की इस रणनीति पर कैसे इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है, एक धमाकेदार न्यूज रील में आप इसको भी देख लीजिए। युद्ध का मायना बदल गया है, क्योंकि इस बार युद्ध हमास के खात्मे पर ही खत्म होती हुई नजर आएगी। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब ये युद्ध रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इन 7 दिनों के दौरान न सिर्फ इजराइल के सैनिकों को आराम करने का मौका मिला, बल्कि सीमाओं पर जो गोले बारूद की कमी हुई थी उसको भी बड़ी तादाद में पहुंचा दिया गया। ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת עד שנשיג את 3 היעדים. לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור. We're also using our diplomacy to look at not only what's happening today and how we're handling that, but also what happens the day after in Gaza, and how we can get on the path to a just, lasting, and secure peace. הבוקר, כפי שהבטחנו, חזרנו לתקוף. בשבוע החולף נערכנו להרחבת המערכה מתוך המחויבות שלנו להשבת החטופים והכרה שחייבים לשנות את המציאות בדרום וגם בצפון. किसी भी संगठन को समूल समाप्त करने के लिए उसके टॉप कमांडर्स का खात्मा जरूरी होता है, खासतौर पर हमास जैसे संगठन जिनके लड़ाके अपने आका के एक आदेश पर मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात को समझते हुए इजराइल ने एक खास रणनीति बनाई है और इसके तहत पहली चोट हमास के मुखिया इस्माइल हानिया पर है, जो कतर में बैठकर इजराइल को लहूलुहान कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा बर्बाद हो चुका है, जिसके आदेश पर हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में बम बरसाते हैं, आम नागरिकों पर गोली चलाते हैं, जिसमें अब आपको हम बताते हैं कि हानिया के 3 कमांडर्स के बारे में जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इजराइल पर हमले लगातार करवा सकते हैं। वैसे तो इजराइल ने बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराया है, लेकिन जो 3 एनिमल यानी जानवर की तरह खूंखार कमांडर हैं वो आज भी सक्रिय हैं, जो आईडीएफ और मोसाद के गन पॉइंट्स पर हैं। हानिया का सबसे करीबी याह्या सिनवार, जिसके दक्षिणी गाजा में छिपे होने की आशंका है। दूसरा है 7 अक्टूबर वाले हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद डेव, जो हमास की मिलिट्री विंग का चीफ है। इजराइल की सेना और एजेंसीज लंबे समय से इसकी तलाश कर रही हैं। तीसरा नाम है मारवान इस्सा, ये हमास की मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर है। और अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगता है। इसका नाम है बंकर बस्टर बम। इजराइल हमास युद्ध में इसकी चर्चा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को बंकर बस्टर बम दिए हैं। हमास के सुरंग जाल को खत्म करने के लिए अमेरिका बंकर बस्टर बम वाली मदद कर रहा है। दावा यह भी है कि बंकर बस्टर बम से आईडीएफ ने कई सुरंगों को ध्वस्त भी किया है। बंकर बस्टर से हमास के मजबूत किले तबाह हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को 100 से ज्यादा बंकर बस्टर बम दिए। दरअसल हमास ने गाजा की इमारतों के नीचे तहखाने या बंकरों में अपने अड्डे बना रखे हैं। इतना ही नहीं, वियतनाम के गोरिल्ला युद्ध से प्रेरित होकर पूरे गाजा में सुरंगें बना रखी हैं। जहां इनके हथियार रहते हैं ये छिपते भी हैं। इन्हीं सुरंगों, बंकरों और तहखानों को उड़ाने के लिए इजराइल दाग रहा है ऐसे बम जो सिर्फ मौत और तबाही देते हैं। इस बम का नाम है GBU-72। ये एक अत्याधुनिक 2268 किलोग्राम के वजन का गाइडेड बम है। इसे तहखाने, बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया गया है।
यह बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। अगर यह किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव हिला देता है। आपको बता दें, इसको फाइटर जेट के जरिए गिराया जाता है। अमेरिका इस बम को पहले इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में इस्तेमाल कर चुका है। इजराइल और हमास के युद्ध के 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इजराइल को अमेरिकी मदद मिलनी कम नहीं हुई है। पहले हजारों की तादाद में इजराइल में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और इसके अलावा भूमध्य सागर में 2-2 वॉरशिप, और अब इस युद्ध में हमास की कमर को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम ने भी अब कहर बचा रखा है। और अमेरिका ने इन बमों को इजराइल को दे दिया है ताकि नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा की धरती पर जो बंकर हैं, जो सबसे बड़ी पनाहगाह बने हुए हैं हमास के, उसको नष्ट कर दिया जाए। माना यह जा रहा है कि 2-2 हजार पाउंड के ये बम इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि ये जहां पर गिरेंगे, गहरी से गहरे बंकर, बड़े से बड़े बंकर, बड़े से बड़े पनाहगाह को मिनटों में खत्म कर सकता है। इन बंकर बस्टर बमों के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि युद्ध और भी विध्वंसक होगा, और इसके बाद पूरे इस्माइल हानिया से लेकर याह्या सिनवार के कैंप में खलबली मची हुई है, क्योंकि इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब किसी भी बंकर में छिपा हुआ कोई कमांडर जो इस युद्ध को लड़ रहा है, अपने लड़ाकों की बदौलत वो बंकर बस्टर बम के आने के बाद नहीं बचेगा। तो इजराइल ने सीजफायर के बाद पूरी ताकत झोंक दी है। हर तरफ से इस वक्त गाजा में, साउथ गाजा में खासतौर से हमले किए जा रहे हैं, और जो स्थिति बता रही है वो ये कि अब ये युद्ध किसी के हाथ में नहीं लग रहा। अमेरिका जो लगातार कोशिश कर रहा था कि कुछ हालात संभले, उसके हाथ से भी ये निकल चुका है। लेकिन इस सब के बीच में आज टाइम भी हमारे हाथ से निकल चुका है। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।